अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फवाद, कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि सोलर के पैनल्स की जो इंपोर्ट थी उसके ऊपर भी स्टेट बैंक ने पाबंदी लगाई है। कैसा देख रहे हैं इस न्यूज़ को और फ्यूचर क्या देख रहे हैं, ये किस तरह बात जा रही है दोबारा? देखें, अगर फॉर्मली अनाउंस कर दिया है स्टेट बैंक ने, जो कि एक सर्कुलर तो दिख रहा है, मार्केट में घूम रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप से भी आ रहा है और टीवी चैनल्स पे भी ये खबर आई है, और अगर सोलर पैनल्स को इंपोर्ट बैन कर देंगे तो फिर वही सिचुएशन होगी जो पिछले जून से जून 2022 से फेब तक चलती रही है, फेब 2023 तक चलती रही है, कि मार्केट में जेन्युइन सामान की क्वांटिटी कम होना शुरू हो जाती है और फिर फेक सामान ऊपर आना शुरू हो जाता है। और फेक सामान तो नहीं रोकता, अगर स्टेट रोक रही है कि लीगली सोलर पैनल इम्पोर्ट ना होए और एलसी ना खुले और बैंक के चैनल के थ्रू सोलर पैनल ना इम्पोर्ट हो, जिसका मतलब है कि कराची पोर्ट के थ्रू सोलर पैनल ना आए, तो इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान में सोलर पैनल नहीं आएगा। पाकिस्तान में सोलर पैनल पिछले 1 साल से भी आता रहा है। उसमें होता ही है कि फिर लीगल सोलर पैनल नहीं आता और जो स्मगल्ड सोलर पैनल होता है वो आना शुरू हो जाता है। तो स्मगल्ड सोलर पैनल तो वही आता है जो कि हल्की क्वालिटी का होता है, जो कि 3rd क्लास होता है, C क्लास होता है, या डैमेज होता है, या जिसका ग्लास ब्रोकन होता है, यहाँ आगे बनता है। तो वही सारा हल्का सामान आता है, क्योंकि ब्रांड न्यू सामान की तो एक वैल्यू होती है। तो नोबडी ट्राइज कि वो फिर स्मगल करके उसको लाए, क्योंकि वो तो ब्रांड न्यू आइटम है। स्मगलिंग के दौरान तो पैनल ख़राब हो जाते हैं। आपको पता है कि जो स्मगल्ड पैनल्स होते हैं वो कंटेनर के अंदर पैनल टू पैनल जोड़ के ला रहे होते हैं, क्योंकि उनको पता है आइटम की वैल्यू तो इतनी है नहीं, अगर ये ख़राब भी हो जाए तो कोई इशू नहीं है। ब्रांड न्यू पैनल्स तो पैलेट में पैक्ड होते हैं, पैलेट के ऊपर पैलेट पैक्ड होती है, पैलेट सील्ड होती है, कार्टन पैक्ड होती है। यहाँ तो चलें, आप ये भी कह सकते हैं पाकिस्तान में पैलेट भी लोग छेड़ते हैं और अपनी पैलेट्स बनाना शुरू कर दी हैं लोगों ने, बट ब्रांड न्यू पैनल तो उस तरह नहीं आ सकता। तो अगेन फिर वही सिनेरियो होएगा जो पिछले 1 साल में हमने देखा है कि स्मगल्ड पैनल और C क्लास का पैनल की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, और उसमें फिर रेट्स अगेन C क्लास पैनल ही जब मिलेगा आपको तो C क्लास पैनल के रेट्स में भी इंक्रीमेंट आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये टैक्टिक्स हैं इस मुल्क की कि जब सप्लाई को रोका जाता है तो फिर जो भी रिटेलर्स हैं, जो भी इम्पोर्टर्स हैं, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो तो नहीं रुकते, वो तो अपना कमाने का सोच के बैठे हुए होते हैं। तो फिर उनको जो मिलता है वो बेचना शुरू कर देते हैं। वो कोई आसरा नहीं करते कि वो जेन्युइन सामान है, नॉन जेन्युइन सामान है। देखें, इसमें ये भी है कि आप अगर ये न्यूज़ जेन्युइन है तो इसमें पैनिक क्रिएट होगी, बिल्कुल बड़ी नेचुरल सी बात है। अब पैनिक क्रिएट होगी, जहाँ 2 लोगों ने फ़ोन करना था, जो कह रहे थे हम ईद के बाद लगवाएंगे, वो ईद से पहले फ़ोन करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल, इम्पोर्टर्स के पास जहाँ 2 फ़ोन आ रहे थे वहाँ 15 फ़ोन आना शुरू हो जाएंगे, रेट बढ़ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन है। तो अब रेट जो, अगर ये सिनेरियो जेन्युइन होता है तो फिर रेट ऊपर चला जाएगा। इसमें इतनी कोई मुश्किल लॉजिक नहीं है जो आप बोलें कि यार ये किसी तरह रुक जाएगा। जब 10 फ़ोन जाएंगे तो इम्पोर्टर रेट बढ़ा देगा। बिल्कुल, क्योंकि उसको भी दिख रहा होगा कि मुझे पीछे से माल आना नहीं है, मैं इसी से निकाल लूँ जो मैं मैक्सिमम निकाल सकता हूँ। बिल्कुल ऐसी है। अब इसमें लोगों के ऊपर है कि वो क्या करते हैं, ठंडे रहते हैं, कामली सिचुएशन को लेके चलते हैं, इतनी हड़ाउड़ी नहीं बचाते। जब लगवाने की ज़रूरत है तभी फ़ोन करके रेट लेते हैं, या सिर्फ टेंशन करवाने के लिए आज 10 पैनल के रेट बता दें, 2 के बता दें, 2 पैलेट के बता दें, वो फ़ोन करके रेट बढ़ा लेंगे जैसे पिछली दफ़ा किया था। बिल्कुल। तो जब आगे कंज्यूमर वो देखता है, इंपोर्टर देखता है, वो भी रेट बढ़ा देता है फिर कि भाई मुझे फ़ोन आना शुरू हो गए। अगर सिचुएशन को कामली लेके चलेंगे तो हो सकता है कि रेट बरकरार रह सकें, अदरवाइज़ पैनिक क्रिएट करेंगे एज अ कंज्यूमर तो रेट बढ़ा देंगे इंपोर्टर। इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। ये सारी क्योंकि पीछे से लिमिटेड माल पड़ा हुआ है, पहले ही सामान नहीं मिल रहा, एंटाई भी बहुत कम है, IMO 6 भी नहीं पड़ा हुआ, बहुत थोड़ी जगह पे पड़ा हुआ है, नया इंपोर्ट आ नहीं रहा। तो जो सामान पड़ा है जब सारे उस पर कूदेंगे रेट बढ़ जाएंगे। बिल्कुल ऐसी है। बट आप एक बात ये नोट करें कि पिछले 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में जो पैनल्स की प्राइसेस हैं, सोलर पैनल्स की प्राइसेस हैं, वो स्टेबलाइज करी हुई हैं। बिल्कुल, वो अच्छी खासी नॉर्मलाइज होकर अच्छी खासी उसमें डिक्रीमेंट रुकी रही है। हाँ, वो रुकी रही नीचे आई है। वरना आपको पता है हर रोज का रेट होता था। बिल्कुल ऐसी है। आज 85 है तो कल 87 है, तो कल 79 है। ये चीज कस्टमर ने तोड़ दिया कि वो ऐसा नहीं था कि जी रोज का रेट खत्म कर दिया, रोज का रेट टूट गया कुछ अरसे के लिए। अगेन ओपन मार्केट है, जितना आप पैनिक क्रिएट करेंगे उतना वो ज्यादा हाइप बनना शुरू हो जाएगी और रेट ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे। जितनी हाइप खत्म हो जाएगी उतनी जल्दी से रेट नीचे आना शुरू हो जाएंगे। तो वो रेट का सिनेरियो तो टूटा है। बट अगेन वही आपके वाली बात है, कंज्यूमर ड्रिवन मार्केट है, ओपन मार्केट है। जितनी पैनिक कंज्यूमर क्रिएट करेगा उतनी पैनिक का फ़ायदा आपका इंपोर्टर उठाएगा, और इंपोर्टर के आगे जो पूरी चेन है उसमें डिस्ट्रीब्यूटर है, रिटेलर है, फिर एंड कंज्यूमर तक बात जाती है, वो सब तक वो एंड इफेक्ट पहुंचेगा कि रेट अगर पीछे से बड़े हों या ना बड़े हों, बट सप्लाई ही सिर्फ रुकी हो तो रेट आगे से बढ़ा दिए जाएंगे।
इस मुल्क में इम्पोर्टर को नोबडी केयर्स के कंज्यूमर तक चीज सस्ती जा रही है या महंगी जा रही है, जाएगी सस्ती वो भी बोलता है, और उसको क्या फायदा है, वो भी इसी उस पे होता है कि नया कमाने बैठा हूं, बस वो तुन देता है बिल्कुल, उसको उसका 10% उसको पहले ही मिल रहा है इम्पोर्ट करने पे, वो कहता है चलो अब पता नहीं अगला छक्का कब लगे तो अभी इसको 20% कर देते हैं, तो इम्पोर्ट तो बंद हो गई है। तो समझदारी इसी में है कि पैनिक ना क्रिएट करें, अगर जरूरत है तो ही लोगों को फोन करके उनसे रेट लें, सिर्फ आपके फोन कॉल करने पे रेट लेने पे ही रेट बढ़ जाते हैं। बिल्कुल ऐसी इतनी हल्की सी मार्केट है। बिल्कुल, क्योंकि जब रेट गिराए थे ना तो उसमें भी कोई एहतजाज थोड़ी किया था, सिर्फ जाके लोगों को बोला था कि हम अगर इतने रेटों पे लोगे हम नहीं देंगे। कंज्यूमर नहीं बोला था, बिल्कुल दुकानदारों को बोला था कि हमें डॉक्यूमेंट दोगे तो लेंगे, सी क्लास दोगे तो नहीं लेंगे, मुंह से बोला था ना, उसी पे ही मार्केट क्रैश कर गई थी। बिल्कुल, उसी पे ही रेट 140 से 87 पे आ गया। बिल्कुल, तो यही आपके ये रिवर्स भी ऐसी जाती है कि आपके फोन करने पे ही रेट चले जाएगा ऊपर। तो सोच समझ के जरा फोन करें लोगों को, जरूरत है रेट ले लें, अगर जरूरत नहीं है रेट भी ना लें। जब पैसे हो जाए पूरे, आइडिया तो है ना आपको कि 85 से 85 से लेके 90 आप रख लें, 10 रुपए का मार्जिन रख लें कि यार इस रेंज में मुझे मिलने हैं। आप कैलकुलेट कर लें कि आपको इतने चाहिए, अगर पैसे हो गए पूरे और लगवाना है सर माल लेके रख लें, कोई मसला नहीं है, आप लगवा लीजिएगा। अगर नहीं लगवाना अभी तो फजूल में जो बेचारों ने लेना है उनके लिए भी नुकसान ना करें, उनके लिए मार्केट ऊपर चली जाएगी, उनका नुकसान होगा बेचारों। बिल्कुल ऐसी है। और दूसरी बात यह है कि जो भी पैनल्स आप लें, जहाँ से भी लें, जिस भी अपनी मार्केट लोकल मार्केट से लें, आपने वही प्रोसेस पूरा अप्लाई करना है। आपने जेन्युइन पैनल ही लेना है, विद डॉक्यूमेंट्स ही लेना है, सारी चीज़ें वेरीफाइड होनी चाहिए, ऑनलाइन पोर्टल से भी वेरीफाई हो रही हो। नॉन वेरीफाइड अनब्रांडेड पैनल्स लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। टीयर 2 की कंपनीज, जो टीयर 1 की कंपनीज ही नहीं है, उनके पैनल्स लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगेन बहुत सारी लोकल कंपनीज हैं, लोकल इंपोर्टर्स हैं, अपने नाम से पैनल बनवा के बेच रहे हैं इस मुल्क में। आपने वो टीयर 1 की ब्रांड नहीं है, उसमें गारंटी नहीं है ना आपको। वो हो सकता है कि बेशक बहुत अच्छी कंपनी से बनवाया हो भी सकता है, और हो सकता है बहुत अच्छी कंपनी से नहीं बनवाया हो, यू हैव नो गारंटी। और अगेन जब वो टीयर 1 की, अगेन वो जिस स्टिकर से बिक रही है, वो स्टिकर जिस ब्रांड का नाम है, वो ब्रांड टीयर 1 की लिस्ट में नहीं आती। आपका बेंचमार्क टीयर 1 की लिस्ट है, उसके अलावा आपका बेंचमार्क अभी मौजूद नहीं है। अगर ब्लूमबर्ग कोई और अच्छा बेंचमार्क निकाल देती है तो यू कैन फॉलो दैट, नो इश्यूज। तो आप अभी उस बेंचमार्क को फॉलो करें, PSI रिपोर्ट, COC रिपोर्ट, टेस्ट रिपोर्ट सारी लें, उस पर वेरीफाई करें अपने आइटम को, और जेन्युइन आइटम ही लें, क्योंकि जेन्युइन आइटम ही 25 साल चलता है। आपको पता है कितनी कंप्लेंट्स आ रही हैं इन्वर्टर्स के मामले में, स्पेशली इन्वर्टर्स के मामले में कितनी कंप्लेंट्स आ रही हैं, क्योंकि सोलर पैनल जेन्युइन मिल जाए आपको तो वो तो आपकी जान छुट जाती है, बट इन्वर्टर्स में आपको लोग ललचाते हैं। लो क्वालिटी के हल्के इन्वर्टर्स आपको टिका देते हैं, उसमें गिमिक्स होते हैं, उसमें लिखा हुआ होता है कि ये 5000 मॉडल है, अंदर वो 3 किलोवाट होता है, उसमें लिखा होता है डुअल MPPT है, वो होता है सिंगल MPPT, उसमें लिखा होता है कि ये इसमें हाई लो का ऑप्शन है, अंदर हाई लो का ऑप्शन नहीं होता, उसमें लिखा होता है 36 एम्पेयर देगा, वो देता है 26 एम्पेयर। तो ये सारी की सारी गिमिक्स हैं, ये सारी की सारी फॉल्स है। उसमें लिखा होता है 45 वोल्ट के MPPT रेंज है इसकी, मिनिमम स्टार्टअप वोल्टेज, वो नहीं होता 45। मतलब जो साइट पे स्पेसिफिकेशन टैग्स लगे हैं वही मिस इन्फॉर्मेशन है सारी की सारी। वो जो टैग लगा हुआ है वही झूठ है, वो झूठ है, उसके ऊपर लिखा हुआ होता है हेडिंग, वो बस वो कॉपी पेस्ट कर देते हैं ना किसी भी इन्वर्टर का निकाल के, जी ये मार्केट में ये चल रहा है, चलो ये वाला स्टिकर लगवा देते हैं। बिल्कुल, आप तो स्टिकर ही पढ़ेंगे ना। अब हुआ ही कस्टमर के साथ ये है कि उस पे लिखा हुआ इन्वर्टर पे 45 वोल्ट मिनिमम चाहिए, वो बेचारा 100 वोल्ट कर चुका है तब भी नहीं ऑन नहीं हो रहा, और वो कह रहे नहीं पैनल जी और लगाएं। भाई और लगाएं तो फिर आपने 45 वोल्ट क्यों लिखा हुआ था कि इस पे ऑन हो जाएगा। एक और सिचुएशन है कि वो डुअल MPPT लिखा हुआ है, वो है ही नहीं डुअल MPPT। और अगेन इस तरह के और बहुत सारे गिमिक्स होते हैं, किसी में लिखा होता है कि ये वाली फीचर है, बट उसमें वो फीचर मौजूद ही नहीं होती, या जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का प्रोक्लेम कर रहे होते हैं कि ये इन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पे बना हुआ है, ये यूरोपियन मॉडल है, यूरोपियन कंस्ट्रक्शन है। वो यूरोपियन क्या, वो चाइनीज भी कंस्ट्रक्शन नहीं होती, वो चाइनीज क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को भी मेंटेन नहीं करता। बहुत सारे चाइनीज इन्वर्टर भी बहुत अच्छे हैं, पर जो लो टियर के इन्वर्टर्स हैं जो सस्ते मिल रहे हैं, जो बाकियों से एकदम लाख 1.5 लाख का फर्क आ रहा है, वो शेडी है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। और वही लोग परेशान हो रहे हैं और उन्हीं की ही कंप्लेंट आ जा रही हैं। अब हमने टू बी ऑनेस्ट, हम तो उन इन्वर्टर्स को लेने से ही मना करते हैं, इतनी कंप्लेंट उसी की हमारे पास आए जा रही हैं, तो हमारे पास उसका कोई सोल्यूशन भी नहीं है, तभी तो हम उसको मना कर रहे हैं कि आप ना लगवाएं। अब लगवा ही लिया और इशू आ गया, तो टू बी ऑनेस्ट जिनसे लगवाया अब आप उनके पास जाए ना, उनका जरा सर खाएं, उनके पीछे पड़ें कि जो तुमने मुझे दिया है, जो टिकाया है मुझे, अब इसको ठीक करो। मैंने पैसे तो दिए हैं ना, 80% पैसा तो आपका लगा है ना। अगर 1.5 लाख का आपने इन्वर्टर लिया है और 2-2.25 लाख का 2.5 लाख का चर्च का इन्वर्टर था, तो 1.5 लाख तो आपने तब भी दिया है ना। अब उसके पीछे पड़े और उसे ठीक करवाएं। वो ठीक भी नहीं करते, वो पड़े रहते हैं 2-2 महीने 4-4 महीने उनके पास पड़े हुए।
और ये बैठे हुए आप कस्टमर भी 1.5 लाख रुपए लगा के, तो आपको फायदा क्या हुआ? शुरू में तो बहुत चार्मिंग लगता है कि भाई मैंने तो लाख रुपए कम में ही वो 5 किलोवाट लगवा लिया, 3 किलोवाट लगवा लिया। ऐसे ही है। अब लगवाने के बाद 2 महीने बाद इतनी कॉल्स आ रही हैं, सर ये खराब हो गया, वो ठीक नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं जी पार्ट नहीं है, वो चल ही नहीं रहा, उसमें स्टिकर गलत लिखा हुआ है। यार ज्यादती है ना। पर जब हम बता रहे हैं तो उसको फॉलो कर लें। अगर नहीं करना फॉलो और फिर भी वही लेना है, तो फिर सर जिनसे लिया है उनके पीछे पड़े और उनसे ठीक करवाएं। वो भी आप पहले भी आपको गिमिकरी में पीछे आपने जाना है, उसके बाद भी आपने उनके पास नहीं जाना जिनसे आपने लिया है। तो सर ऐसे तो ना करें ना, थोड़ा तो हौसला रखें कि जिनसे मैंने लिया मैं उनसे ठीक तो करवा लूं। बिल्कुल ऐसे ही। और इतना मुश्किल तो नहीं है। उसके बाद वो कंपनी जिसने वारंटी दी है अब उसके पीछे लगे ना कि 2 महीने से निकलवाएं उनसे वारंटी, इन्वर्टर लेके बैठे हुए हो और अब इसको ठीक क्यों नहीं कर रहे। तो 2 महीने का जो प्रोडक्शन लॉस भी आपका हो रहा है, प्रोडक्ट भी आपको नहीं मिल रहा, सिस्टम भी लाइव नहीं हो रहा, लोड शेडिंग भी आप बर्दाश्त कर रहे हैं, तो वो सारे मसले तो फिर आपके वहीं के वहीं रह गए। जहाँ सिस्टम लगवाने से पहले आप खड़े थे वहीं खड़े हैं सिस्टम लगवाने के बाद। और वजह वही हुई कि आपने पूरे सिस्टम में 2-4 कंपोनेंट्स में अपनी सुस्ती दिखाने की वजह से कि आपने अच्छी चीज़ों का चुनाव नहीं किया और आपने सोचा कि यार चलो इसकी लाइटें ज़्यादा अच्छी हैं। अब उससे स्मार्टनेस दिखाई, आपने तेजी नहीं दिखानी चाहिए। कोई देर इज नो शॉर्टकट कि आप साइड से निकल जाएंगे लाख रुपए बचा के, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप वहीं ऐसी ब्रेक लगेगी, वो सबकी ब्रेक लगी हुई है, वो चल नहीं पा रहे इन्वर्टर। बिल्कुल, जो मर्जी आप कर लें आपके हाथ में नहीं है। आपने पैसे बचाए हैं तो वो किसी, आपने सुना है किसी का कि यार मैं आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड और मुझे 5 साल हो गए ये इन्वर्टर लगाए हुए? ऐसे ही है, ऐसे पॉसिबल नहीं है ना। नहीं चल रहा वो किसी का, क्या करेंगे? देखें किसी का चल रहा है उसको मुबारक, जिसका नहीं चल रहा उसकी वजह बड़ी क्लियर सी है। बाकी आपने भी अपनी किस्मत आजमानी है और अपनी लक ट्राई करनी है कि आप उस गंगा में बहते हुए चलते हुए आप पार होते हैं कि नहीं होते। तो यू कैन ऑलवेज ट्राई और लक खुला मैदान है, आपने भी जो करना है कर लें, उसमें कोई मसला नहीं है। बट अगेन लो क्वालिटी कंपोनेंट्स दे डोंट लास्ट, लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स दे डोंट लास्ट, लो क्वालिटी इन्वर्टर्स भी लास्ट नहीं करते। इसीलिए टियर 1 की लिस्ट में से आप सोलर पैनल लेते हैं वो भी लास्ट नहीं करते, जो दूसरे वाले हैं। क्योंकि सोलर पैनल्स का हाल ये है कि जो लो क्वालिटी के टियर 1 के नहीं है, अगर आप चले जाएं, आप सदर मार्केट में चले जाएं कराची की, अपने लाहौर की जो आपकी हॉल रोड है वहाँ चले जाएं, इसी तरह अपने किसी भी शहर की मार्केट में चले जाएं, वहाँ 180 वाट के पैनल अवेलेबल हैं, अबंडेंटली अवेलेबल हैं, लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल हैं। लेके देख लें, आप लें एक 180 वाट का पैनल और एक एक्सपेरिमेंट करके देखें और देखें वो कितने साल आपके लिए चलता है और जिस दिन आप खरीदते हैं वो कितने वोल्ट और कितने एम्पेयर दे रहा है, और फिर कंपेयर करिएगा कि 1 साल बाद उसके कितने वोल्ट्स और कितने एम्पेयर्स मौजूद हैं, और 2 साल बाद कंपेयर करिएगा और मोस्ट प्रॉब्ली वो 2 से 2.5 साल बाद वो वोल्ट और एम्पेयर देना ही छोड़ देगा। जनरली यही होता है लो क्लास थर्ड ईयर के फोन आया, वो कह रहे हैं मैं तो 400 वाट के पैनल लिए थे, सही है, उसके एमपी आधे हो गए, तो अब मैं दोबारा लेने आ रहा हूँ कराची। 2 साल हुए ना, बता रहा हूँ। मैं कहा भाई 25 साल की तो एम की वारंटी होती है, आउटपुट की वारंटी है कि 80% से कम नहीं होगा। जितने एम्प लिखे हुए हैं वो उतने देगा 25 साल तक। आपके 2 साल में कैसे खत्म हो गए? और उन्होंने को आधे पैसे तो दिए ही होंगे ना, आधे तो दिए, चलो आप समझ लो फर्जी कि यार आधे तो दिए होंगे ना, कि अगर सी क्लास भी दिया, वैसे तो पूरे ही दिए होंगे। आधे को तो 12.5 साल चलना चाहिए, तो फिर आपके तो 2 साल में ही एम खत्म हो गए, 2 साल में खत्म हो। तो आप ना, कोई शॉर्टकट नहीं है इस सोलर की इंडस्ट्री में, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई स्मार्टनेस चलती ही नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है। टियर 1 के आप पैनल्स लेंगे, टॉप क्वालिटी का आप इन्वर्टर लगवाएंगे, सही वायरिंग करवाएंगे, सही इंस्टॉलर से इंस्टॉल करवाएंगे, सही कंपनी से मेंटेन करवाएंगे, तो ही चलेगा। वरना ये आपको तंग करके रखेगा और ऐसा नचाएगा कि आप भी देख रहे होंगे मैंने क्या चीज लगवाई है। आप जनरेटर भूल जाएंगे, क्योंकि ये तो किसी को समझ भी नहीं आता इतने आराम से। जनरेटर के तो फिर 200 कारीगर बैठे हुए, इसका तो कारीगर भी सही नहीं मिलता। बहुत सारे कराची में इतने लोगों के लगे हुए हैं, 5-5 साल हो गए और उनका आज तक चला ही नहीं, अभी भी वैसे सिस्टम पड़ा हुआ है। ये 2 महीने चलता है फिर बंद हो जाता है, 3 महीने चलता है फिर बंद हो जाता है, और हर दफा पैसे लगते हैं। पैसे तो लगते हैं ना, क्योंकि समझ भी नहीं आता ना, कौन सा कोई फ्री में कर देता है। कोई आगे बोलता है इसकी वायरिंग खराब है, आप चलो जी वायरिंग डाल दो, क्योंकि पता आपको भी नहीं। कोई बोलता है इसके पैनल्स खराब हैं, अच्छा चलो पैनल्स में जो खराबी है वो ठीक कर दो। कोई बोलता है इन्वर्टर खराब है, तो वो ऐसे ही आपको घुमाते फिराते रहेंगे, ना किसी से डायग्नोज होएगा और ना कोई ठीक कर पाएगा। क्योंकि जब इंस्टॉलेशन हो रही थी आपने तब गलत चीज़ का प्रोडक्ट का चुनाव कर लिया, या आपने इंस्टॉलेशन कंपनी का गलत चुनाव कर लिया जो एक्सपर्ट ही नहीं थी, जिसको आता ही नहीं था। वो थी पेलू से ज़्यादा ये मिस्त्रियों का काम नहीं है, ये पूरी एक साइंस है, ये इंजीनियर्स का काम है, ये मिस्त्रियों का काम टू बी ऑनेस्ट नहीं है। देखिए आप इलेक्ट्रिशियन एग्जीक्यूट एट द एंड ऑफ द डे, आपके इलेक्ट्रिशियन ने वायर को जो इंसर्ट करना है ना आपके इन्वर्टर के अंदर, वो तो इलेक्ट्रिशियन नहीं करना है ना। आप ये देख के कि आपकी साइट पे ऑन ग्राउंड इलेक्ट्रिशियन काम कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रिशियंस का ही काम है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती है। ये ऐसे ही है कि जो गाड़ी है उसको जो डिज़ाइन किया है,
वो किसी मैकेनिक ने डिज़ाइन नहीं किया। आप टोयोटा हाइलक्स ले लें, वो किसी भी गली के कोने में चले जाएं, वो कोई मैकेनिक टोयोटा हाइलक्स दोबारा बना नहीं सकता। बट उस टोयोटा हाइलक्स के अगर फ्यूल सेंसर में इशू आ जाता है तो वो मैकेनिक उसको रिप्लेस कर सकता है, उस पर WD-40 लगा के, पेट्रोल स्पिरिट लगा के उसको ठीक कर सकता है। ये उस कैपेसिटी है उस मैकेनिक की कि वो चीज़ों को रिपेयर कर सकता है। उस पूरे सिस्टम में कोई फ्लॉ आ जाए तो वो छोटा मोटा निकाल सकता है। वो इंजन ब्लॉक दोबारा से कास्ट आयरन से नहीं बना सकता, वो पूरी गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकता। पैनल बीटर जो आपका डेंटर पेंटर होता है, वो आपकी गाड़ी पे लापी लगा के उसके पेंट को ठीक कर सकता है, वो गाड़ी का दरवाजा नहीं बना सकता। ना उसके पास एक्सपर्टीज है, ना उसके पास मशीनरी है, ना उसके पास वो लेबर है, ना ही उसके पास वो मटेरियल्स है। और डिजाइन भी नहीं कर सकता, वो डिजाइन भी नहीं कर सकता। डिजाइन करना है सिस्टम को फवाद उससे ज्यादा। वो दरवाजा भी डिजाइन करना पड़ता है, उसकी एरोडायनामिक टेस्टिंग करनी पड़ती है, उसकी स्ट्रेंथ टेस्टिंग करनी पड़ती है, ही हैज नो कैपेसिटी टू डू दिस। तो इस सारे मामले में जो आपका इलेक्ट्रिशियन है, अगेन वो एग्जीक्यूट तो करता है साइट पे जाके, तारों को जोड़ता तो वही है, वेल्डर ही होता है जो आपकी साइट पे आपके स्ट्रक्चर को वेल्ड कर रहा होता है। तो इसी तरह जो आपका पैनल बीटर है, जो आपका वेल्डर है, वो आपका स्ट्रक्चर डिज़ाइन नहीं कर रहा होता। ना ही आपका इलेक्ट्रिशियन है, वो आपका सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम को डिज़ाइन कर सकता है। एग्जीक्यूट वो करता है बट वो डिज़ाइन नहीं करता। तो अगेन वही आपके वाली बात है कि जिसकी एक्सपर्टीज़ है उसी को कंसल्ट करें, उसी की सर्विसेज को अवेल करें और उसी की सर्विसेज से फ़ायदा उठाएं। इसमें किसी की लान तान नहीं हो रही। अगर एक इंजीनियर को आप खड़ा कर देंगे कि जाओ तुम जाके वेल्ड कराओ, तो वो भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो वेल्डर का काम है। और चाहे उस इंजीनियर को आती हो वेल्डिंग करनी, वो तब भी नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी एक्सपर्टीज नहीं है। उसका काम डिजाइन करना है सिस्टम को, जो स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहा है, उसकी ड्यूरेबिलिटी, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये डिजाइन करना उस इंजीनियर का काम है। उसको सिखाते हैं वेल्डिंग करना, पर वो वेल्ड नहीं कर सकता। वेल्ड उस वेल्डर नहीं करना है। दोनों की अपनी जॉब है। अगर आप बीच में स्मार्टनेस दिखा के बोलेंगे मैं इनको हटा देता हूँ और मैं उस डायरेक्ट आगे वाले को पकड़ के मैं बोलता हूँ तुम बना दो, तो उसको नहीं पता। उसका रिजल्ट कल वाली वीडियो में देखिएगा, इसके बाद जो वीडियो अपलोड होगी वो स्मार्टनेस का ही रिजल्ट है कि उन्होंने पैनल जो है तूफान से ना उड़ जाएं, उसके ऊपर पाइप लगवा लिए, डायरेक्ट वेल्डर को बुलवा के आप लगवा सकते हैं, आपके पैनल्स हैं। रिजल्ट कल देख लीजिएगा, उसका जो रिजल्ट है वो कल देखिएगा, वो लाजमी देखिएगा कल वाली वीडियो कि वो हुआ क्या, जबकि मना किया गया था कि देयर इज नो अदर ऑप्शन, कि आप तूफान आ रहा है या साइक्लोन आ रहा है तो इसका कोई ऑप्शन नहीं है, आपको पैनल उतार के ही रखने हैं। पर नहीं, यू आर स्मार्ट इनफ, आपने बोला मैं करवाता हूँ, बुलाओ वेल्डर भाई तुम कर दो जैसे तुम्हें समझ आ रहा है। उसने जो किया उसका कल वाली वीडियो में लाजमी रिजल्ट देखिएगा। अगेन यही स्मार्टनेस इलेक्ट्रिशियन भी करता है। इलेक्ट्रिशियन को इंजीनियर बताते हैं कि भाई कौन सी वायर कहाँ लगेगी, किस तरह की वायर होगी। आप जरा सा एक इन्वर्टर चेंज कर दें, आप उसकी सीरीज ही चेंज कर दें, वेरॉन की जगह नाइट्रॉक्स दे दें, उसे नाइट्रॉक्स की जगह HLE दे दें, उसको नहीं समझ आती। फिर ऐसे ही भंड मारने के चांसेस 98% हो जाते हैं कि वो कोई ना कोई तार गलत लगा देगा, इन्वर्टर आपका उड़ जाएगा। इलेक्ट्रिशियन तो नहीं दे सकता, इलेक्ट्रिशियन कभी भी नहीं भरेगा पैसे, आपके आगे खड़ा हो जाएगा, सर सड़ गया मैं क्या करूं। अब आप बताएं, आप मुझे बताएं आप क्या करेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते। स्मार्टनेस सिखाई आपने कि मैं 6000 रुपए का इलेक्ट्रिशियन पकड़ लेता हूँ, 10,000 रुपए का वेल्डर कर लेता हूँ, मैं सब जुड़वा लूंगा। सही है। अगर आपको पता है यू कैन रिप्लेस एन इंजीनियर, करवा लें, कोई मसला नहीं है। अगर आपको भी नहीं पता कि वायरिंग कैसे होनी है तो फिर आप डायरेक्ट लेबर पे नहीं रिलाय कर सकते। इस बात को समझें, जिनका काम है, जिन कंपनीज का काम है, उन्हीं से करवाएं, ताकि कोई इशू भी आए तो आप उन्हीं को ही बोलेंगे कि भाई ये जो मसला आ रहा है इसको सॉल्व करके दो, मैंने पेमेंट करी है, मेरा मसला सॉल्व होना चाहिए। और अगेन सिंपल सी बात है, कोई फॉल्ट आए, उसमें कोई फ्लॉ आए, कोई आउटपुट प्रोडक्शन में मसला आए तो वो डायग्नोज करना भी तो आसान है ना, कि किसी प्रोफेशनल लगाए, अब वो डायग्नोज उससे कर देगा। आपने किसी इलेक्ट्रिशियन से लगवा लिया है, अब बताएं वो जो पाइप डक्ट के अंदर वायरिंग है, अगर उसमें इलेक्ट्रिशियन ने पैसे बचाने के लिए वायर के 10 जॉइंट लगा दिए और जॉइंट को टेप कर दिया और एक जॉइंट लूज हो गया, खुल गया, तो वो कौन चेक करेगा? कर भी नहीं सकते, उस डायग्नोजिंग में उतने पैसे लग जाएंगे जितने नए प्रॉपर मटेरियल्स में लग जाते, तो फायदा क्या हुआ? यूर बैक टू स्क्वायर वन। तो अगेन शॉर्टकट्स कोई नहीं है, वही वाली बात है, शॉर्टकट्स कोई नहीं है। जेन्युइन तरीके को फॉलो करें और जेन्युइन आइटम्स लगवाएं, जेन्युइन सर्विसेज अवेल करें, ताकि आपका जो छोटा सा एक मसला है कि आपने सोलर सिस्टम लगवाना है ताकि आप बिजली के बिल से जान छुटाएं और आपकी जो लोड शेडिंग का मसाइल है वो सॉल्व हो, ये छोटा सा जो मसला है हम सारों का, ये छोटा सा मसला सॉल्व हो जाए। बहुत सारे लोगों का सॉल्व हो सका, अल्लाह का शुक्र है। आज ये कंज्यूमर ने भेजा, माइनस उनके मुल्तान जो भी मुल्तान की इलेक्ट्रिक कंपनी है, 85,000 रुपीज़ उन्होंने इन कस्टमर के देने हैं, क्योंकि ये इतनी एक्सेस बिजली उन्हें बेच चुके हैं। और ये गर्मियों की पीक सीजन की बात हो रही है, सर्दियों की भी बात नहीं हो रही। कंजम्पशन भी ज्यादा, गर्मियों में कंजम्पशन भी ज्यादा है, AC भी चल रहा है, और तब भी उन्होंने इनके कंज्यूमर के पैसे देने हैं। तो जिनके सही सिस्टम लगे हुए
वो अल्लाह का शुक्र है याशी कर रहे हैं, उनके पूरे दिन एसी चल रहे होते हैं और उनके बिल भी नहीं दे रहे उन्होंने। लोड शेडिंग के इनफैक्ट लोड शेड जिनके सही सिस्टम लगे हुए हैं उनकी सिचुएशन सुन लें, पूरा दिन एसी चलता है, पूरी रात एसी चलता है, पूरे घर के चलते हैं, 5-6 एसी पूरे 24 घंटे चलते हैं। ना लाइट जाने को उन्हें पता होता है क्योंकि बैटरी बैकअप सिस्टम लगे होते हैं उनके पास, ना उन्हें बिल देना होता है क्योंकि उनके ऑन गेट सिस्टम लगे हुए हैं। इनफैक्ट के इलेक्ट्रिक ने इनके पैसे देने, 24 घंटे इनके घर में एसी चल रहे होते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं। मतलब बिजली से उनको नहीं सोचना कि बिजली आ रही है जा रही है, ये चीज़ उड़ रही है ये जा रही है, मुझे क्या करना है, इससे वो फारिग है। सही है। अपनी जिंदगी में कोई और काम किसी और जगह वो टाइम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है। एक बात खत्म हो गई ना, कोई इतनी मुश्किल थोड़ी है। बजाय इसके कि लगाने के बाद भी आप स्क्वायर वन पे खड़े हो तो भाई अब मेरा इन्वर्टर जो था वो पूरा नहीं बना रहा, उसका 5 किलोवाट का लिया था वो आधा भी नहीं बना पा रहा, उन्हीं जमीलों में पड़े हुए। एक और थे कराची में, उनका भी यही मसला था, 3 किलोवाट का लिया था, मेरे अभी जेहन से निकल गया, और वो जी 1 किलोवाट बना रहा है, पहले 3 किलोवाट के लगे हुए, वो जी उससे ज्यादा बन ही नहीं रहा, बनता ही नहीं। इलेक्ट्रिशियन कह रहा है आपने तार बहुत लंबी बिछा ली है, तार कितनी लंबी बिछाई, 100 फुट डीसी। वो हैदराबाद 100 फुट डीसी क्या होती है? 100 फुट डीसी तो वैसे ही चल जाती है, 3 दफा घुमाओ तो 15 किलोवाट में। बिल्कुल ऐसी है। तो कर दिया को भंड मारा, या इन्वर्टर में मारा या वायरिंग में मारा, जो एक तीन नहीं बना पा रहा। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। तो अगेन मेरे ख्याल वीडियो को रैप अप करते हैं। अच्छी एक्सप्लेनेशन में डिटेल में डिस्कशन हो गई है। अब बस चक्कर यही है कि पैनिक नहीं मचाइएगा। अगर ये चीज़ हो रही है, इंपोर्ट नहीं करने देती स्टेट बैंक, ये मुल्की हालात हैं, किसी का इस पर कंट्रोल नहीं है, पैनिक नहीं मचानी। अगर ज़रूरत है तो फ़ोन करें डीलर्स को और उनसे रेट के साथ सामान ले लें। अगर ज़रूरत नहीं है तो हड़ाउड़ी ना मचाएं। जिन बेचारों को वाकई ज़रूरत होगी ट्यूबवेल्स पे, घरों पे, उनके लिए भी सामान महंगा हो जाएगा और देर नहीं लगेगी। इंपोर्टर फौरन से पहले रेट बढ़ा देंगे, 10 फोन आना शुरू हो गया। और एज अ कंज्यूमर अगर आपको लगे कि प्राइस अनरीजनेबली हाई है तो यू शुड लीव इट, आप उसको छोड़ दें, वेट करें, बाद में फिर सिचुएशन बेहतर हो जाएगी, फिर ले लिएगा, कोई मसले की बात नहीं है। वीडियो को रैप अप करें, चैनल को लाइक करें, वीडियोस को ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आपके एरियाज़ में क्या रेट्स चल रहे हैं ताकि उस पर भी आगाही फैलाएं। थैंक यू।